Hello, dear students. I'm Dr. Nutan Sangwan. Today we are discussing about one of the important topic of macroeconomics, classical theory of employment and output. प्रोफेसर जेएम केंच ने उन अर्थशास्त्रियों को परंपरावादी अर्थशास्त्री का नाम दिया जो जेएम केंच की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी की प्रकाशन 1936 से पहले समष्टि आर्थिक मुद्दों पर लिख रहे थे, जैसे डेविड रिकार्डो, जेबी से, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। ये सभी जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। इन सभी के कंबाइंड जो विचारधारा है उसको क्लासिकल थियोरी का नाम जो है दिया गया। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक साधारण स्थिति है, यानी कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं पाई जाती है। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को जो है परिभाषित करते हैं, जैसे जो फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर एबल एंड वांट टू डू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कुछ बेरोजगारी हैं जो कि पाई जा सकती हैं, जैसे कि जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये बेरोजगारी की दर है जो कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी पाई जा सकती हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब अपना कार्य या जो जॉब कह सकते हैं हम उसके बदलने के परिणाम स्वरूप जो है क्रिएट होती है, या फिर जो लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सभी जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न है। उसी के साथ जैसे जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, संरचनात्मक बेरोजगारी की दर है, ये जो स्थिति है जिसमें कि जो उत्पादन के साधन हैं जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि की कमी है। श्रमिकों का जो पुराने उद्योगों में उनमें जो प्रशिक्षित होते हैं उनके पास जो न्यू टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं उसकी नॉलेज उनको नहीं होती है। तो इस इन सभी के कारणों से कुछ समय के लिए श्रमिकों को बेरोजगार रहना पड़ सकता है। ये बेरोजगारी हैं जो कि पाई जा सकती हैं पूर्ण रोजगार के दौरान। Okay, now we are discussing about the basic features of classical economics. First point is assumptions of full employment. ये अभी हमने जो है डिस्कस किया, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या होती है। पॉलिसी ऑफ लजीज फेयर। लजीज फेयर या हम इसको कह सकते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट के हस्तक्षेप को जो है नहीं मानते हैं, यानी कि जो इकोनॉमी है वो फुल ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत जो है स्वतः कार्यकरण में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की शक्तियों के अनुसार होते हैं। प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट को किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो प्राइसेस हैं वो एक फ्लेक्सिबल फैक्टर की तरह काम करते हैं। डिमांड और सप्लाई जो अगर उनमें किसी प्रकार से हम कह सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर किसी तरह से एक अनइक्विलिब्रियम जो है क्रिएट हो जाता है तो जो प्राइसेस हैं वो एज ए फ्लेक्सिबल फैक्टर काम करेंगे और डिमांड और सप्लाई जो है वो फिर से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट, क्योंकि हम ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म को यहाँ पर मानकर चल रहे हैं, जो कि जो परफेक्ट कंपटीशन की कह सकते हैं हम यहाँ पर अजम्पशंस हैं। उनमें आपने देखा होगा कि जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर चल रहे हैं। सो हेयर वी आर टेकिंग द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ द मार्केट, दैट इज लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट।
नेक्स्ट इज लेबर इज होमोजीनियस। जो लेबरर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर्स, वो एक दूसरे के जो है समान पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज perfect formation to all the market participants। इसके अकॉर्डिंग जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो मार्केट कंडीशंस की पूरी जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट इज मनी वेजेस एंड रियल वेजेस आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड प्रोपोर्शनल्स। जो मनी वेजेस हैं और रियल वेजेस, पहली बात तो ये कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो यहाँ पर जो है मनी इल्यूजन नहीं पाया जाता है। मनी इल्यूजन यानी कि मुद्रा भ्रांति, जो कि केंजियन थ्योरी में हम कह सकते हैं पाया जाता है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मेनली जो वेज रेट का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं वो रियल वेज रेट का लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि जो वेज रेट है वो प्राइसेस के साथ जो है रिलेट होती है। मनी इल्यूजन क्या स्थिति है जिसमें अगर श्रमिकों की आय बढ़ जाती है या मजदूरी दर बढ़ जाती है तो श्रमिकों को ये भ्रांति लेकिन अगर प्राइसेस भी साथ में जो है बढ़ जाते हैं, लेकिन श्रमिकों को भ्रांति क्या रहती है कि उनकी जो वेज रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है, बट प्राइसेस के इंक्रीज़ होने के कारण उनकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर यहाँ पर इट में भी पॉसिबल कि वो प्राइसेस इतने बढ़ जाएं कि जो भी उनकी इंक्रीज़ होने के बाद जो वेज रेट उनको मिल रही है उसमें वो पहले वाली जो परचेजिंग पावर थी उनकी, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज कर पा रहे थे, हो सकता है प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बाद उन गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज ना कर पाएँ। लेकिन ये है मनी इल्यूजन। बट क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रियल वेज रेट का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, इट इज़ रिलेटेड विद द प्राइसेस, सो देर इज़ नो मनी इल्यूजन इन द क्लासिकल इकोनॉमी। कैपिटल एंड टेक्निकल नॉलेज इज फिक्स्ड, यानी कि यहाँ पर जो लेबर है वही सिर्फ फ्लैक्सिबल फैक्टर के रूप में काम करेगा। जो भी प्रोडक्शन में चेंजेस होंगे वो लेबर, नंबर ऑफ लेबरर्स को अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन में चेंजेस होंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो नंबर ऑफ लेबरर्स हैं अगर हम उनको जो है इंक्रीज करते हैं तो एक सीमा तक तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक सीमा के पश्चात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है लागू होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबरर्स को हम इंक्रीज करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर्स वो जो है डिक्रीज होने लगेगी। सो हेयर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट वन इज सेविंग आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द लिंकिंग वेरिएबल बिटवीन द टू। सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर रहेंगे यहाँ पर हमेशा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, लेकिन जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज ए फ्लैक्सिबल फैक्टर काम करता है। जैसे यहाँ पर ये 3 टाइप्स ऑफ फ्लैक्सिबिलिटीज़ लेकर चल रही हैं। फर्स्ट वन इज़ द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस, जो कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनमें जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने का काम करता है। उसी तरह से जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट है इनमें इक्विलिब्रियम स्थापित करने का काम करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ए फ्लैक्सिबल फैक्टर वर्क करेगा और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो है इक्विलिब्रियम फिर से स्थापित हो जाएगा, क्योंकि जो सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वी कैन से दैट सेविंग इज़ द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा सेविंग भी इंक्रीज होंगे, एंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो कम होगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है कम होता है तो इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट करने में जो है ज़्यादा इच्छा जाहिर करेंगे। सो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है एक तरह से हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी इज़ द वेज रेट फ्लैक्सिबिलिटी।
यहाँ पर जो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबरर्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए जो है काम करते हैं। और यहाँ पर इनमें इक्विलिब्रियम स्थापित करने का काम करते हैं वेज रेट। जो वेज रेट है वो इस कदर फ्लेक्सिबल हैं, अगर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबरर्स इनमें अनइक्विलिब्रियम जो है अगर होता है तो यहाँ पर वेज रेट फ्लेक्सिबल फैक्टर के रूप में काम करेंगे और दोनों में फिर से इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है ऐसा मानकर चलते हैं। द थ्योरी इज ऑपरेटिव इन द लॉन्ग रन। क्लासिकल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ जो है लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होती है, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के दौरान जो अनइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं। बट लॉन्ग टाइम पीरियड में जो फ्लेक्सिबिलिटीज़, 3 टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, उनके कारण पूरी इकोनॉमी फिर से स्वतः संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स ट्रू। सेज लॉ ऑफ मार्केट होता क्या? जो जेबी से हैं ये भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, और जो क्लासिकल थियोरी है हम कह सकते हैं कि इन्हीं के विचार जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनको फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेबी से और सेज लॉ ऑफ मार्केट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। जो क्लासिकल थियोरी है इट्स गिव इम्पोर्टेंस टू द सप्लाई फैक्टर, बट केंजियन थ्योरी गिव्स इम्पोर्टेंस टू द डिमांड फैक्टर। इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट जो कि केंज लेकर आए हैं, बट क्लासिकल थ्योरी जो है वो सप्लाई को ही इम्पोर्टेंस देती है कि हमें क्या करना है, सिर्फ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। हमें सिर्फ प्रोडक्शन किस तरह से किया जाए ये ध्यान रखना है। अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो अपनी डिमांड को स्वतः है जो है उत्पन्न कर लेगी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। Now we are discussing about the equilibrium in classical theory. The equilibrium level of aggregate output and employment in the classical theory of labor market is determined by the aggregate production function and the demand and supply schedule of laborers. प्रोडक्शन फंक्शन, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हम जो आउटपुट एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनमें जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड द लेबर। यहाँ पर Q जो है, Q स्टैंड्स फॉर द टोटल आउटपुट लेवल, K स्टैंड्स फॉर द कैपिटल स्टॉक, T स्टैंड्स फॉर द टेक्निकल नॉलेज एंड N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ लेबरर्स और नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। जो कैपिटल स्टॉक है और जो टेक्नोलॉजी है वो उसको मानकर चलते हैं हम कांस्टेंट। और जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, यानी कि जो नंबर ऑफ लेबरर्स काम पर लगे हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है। क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल स्टॉक और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान चुके हैं, सो यहाँ पर जो कैपिटल है वो एक तरह से हम कह सकते हैं फिक्स्ड फैक्टर है, और जो आपका लेबर है वो यहाँ पर हम जो है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानकर चल रहे हैं। सो आउटपुट में जो भी चेंजेस होंगे वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस होने के कारण ही जो है उसमें चेंजमेंट होगा। सो इनकी रिलेशनशिप को हम यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को हम जो है एक ग्राफ के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्राफ है इसमें हम ओ एक्स एक्सिस पर जो है एम्प्लॉयमेंट का लेवल या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लेबरर्स ले रहे हैं। ओ वाई एक्सिस पर हम जो है इनकम लेवल और आउटपुट लेवल ले रहे हैं। यहाँ पर जो आपको ओ वाई कर्व दिख रहा है ये आपको जो है जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको शो करता है, जिसमें कि हम प्रोडक्शन और जो इनकम है उसको हम यहाँ पर फंक्शन दिखा रहे हैं कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल यहाँ पर कांस्टेंट है, सो जो प्रोडक्शन में चेंजेस होंगे वो आपके नंबर ऑफ लेबरर्स में चेंजेस होने के साथ साथ जो है चेंज होंगे।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो आपका प्रोडक्शन है इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, बट यहाँ पर एक सीमा के पहुँचने के पश्चात जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा जो है कम होने लगता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ लेबरर्स को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पर जो है लागू होगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ लेबरर्स इंक्रीज़ करेंगे हमारा आउटपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, टोटल प्रोडक्ट भले ही यहाँ पर इंक्रीज़ हो बट मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज़ होने लगेगा। और नंबर ऑफ़ लेबरर्स जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, बट एक मैक्सिमम लेवल पर पहुँचने के पश्चात अगर हम नंबर ऑफ़ लेबरर्स को यहाँ पर लगाते हैं तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो होने के पश्चात अगर और नंबर ऑफ़ लेबरर्स को हम लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव में होगा। और नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है मैक्सिमम लेवल के पश्चात अगर हम नंबर ऑफ़ लेबरर्स को और लगाते हैं तो इससे प्रोडक्शन हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो यहाँ पर डिक्रीज़ होने लगेगा। ये है जो प्रोडक्शन फंक्शन, नंबर ऑफ़ लेबरर्स एंड आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर ये है शो कर रहा है किस तरह से। जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी जो है शो कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ग्राफ, जिसमें ओ एक्स एक्सिस पर हम लेबर एम्प्लॉयड या फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ओ वाई एक्सिस पर आउटपुट और इनकम हम ले रहे हैं। ओ वाई कर्व जो आप देख रहे हो ये प्रोडक्शन फंक्शन को शो करता है, जो कि आपका आउटपुट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके रिलेशनशिप को, यहाँ पर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है लेबर ले रही हैं तो आउटपुट एंड लेबर एम्प्लॉयड के बीच में जो है संबंध स्थापित करता है ओ वाई प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पर जो स्थिति है जिसमें जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ लेबरर्स इंक्रीज़ करते हैं, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ़ लेबरर्स अगर हम इंक्रीज़ करेंगे कह सकते हैं ON1 लेवल तक अगर हम नंबर ऑफ़ लेबरर्स को बढ़ाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल है वो भी बढ़ेगा। ON लेवल तक हम बढ़ा रहे हैं, Y1 लेवल तक हमारा आउटपुट का लेवल जो है यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। लेकिन ON लेवल के पश्चात अगर हम नंबर ऑफ़ लेबरर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा यहाँ से जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि टोटल प्रोडक्ट ज़रूर बढ़ेगा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, बट रहेगा पॉजिटिव नंबर्स में ही। लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ लेबरर्स बढ़ाते चले जाते हैं, मान लो हम ONM लेवल तक, ONM लेवल तक अगर हम नंबर ऑफ़ लेबरर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है H लेवल तक हम पहुंच गए, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पर शो करता है। यहाँ जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा ज़ीरो तक जो है पहुँच जाएगा। इसके पश्चात अगर हम नंबर ऑफ़ लेबरर्स को लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव नंबर्स में होगा, और नेगेटिव नंबर्स में मार्जिनल प्रोडक्ट का अर्थ यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोडक्ट का कम हो जाना। और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा जो है कम होने लगे। तो ये यहाँ पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं इसी स्थिति को जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की स्थिति कहते हैं, जाके टोटल प्रोडक्ट लेवल हमारा हाई होता है वहाँ तक। यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो है ज़ीरो होगा। तो इस तरह से जो है प्रोडक्शन फंक्शन हम यहाँ पर बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिमांड फॉर लेबरर्स। जो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में लेबरर्स की डिमांड करता कौन, जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं लेबरर्स की डिमांड कब तक करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं लेबरर्स की डिमांड वो करना चाहेंगे जब तक कि जो लेबरर्स का मार्जिनल
फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर्स, वो जो वेज रेट है उसके अगर इक्वल होगा तब तक प्रोड्यूसर्स यहाँ पर लेबर की डिमांड करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो रियल वेज रेट कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू रियल वेज रेट। रियल वेज रेट जिसको कि हम W/P की फॉर्म में जो है यहाँ पर दर्शाते हैं, ये जो है रियल वेज रेट है। तो डिमांड फॉर लेबरर्स को हम जो है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ भी डिस्कस कर सकते हैं। जो ग्राफ है इसमें ओ एक्स एक्सेस पर हम जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है नंबर ऑफ लेबरर्स ले रहे हैं, ओ वाई एक्सेस पर हम ले रहे हैं रियल वेज रेट जो कि यहाँ पर W/P से शो कर रखी है। MPPN यहाँ पर जो है डिमांड फॉर लेबरर्स को जो है एक तरह से शो करता है इनकी नेगेटिव रिलेशनशिप जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबरर्स। यहाँ जो स्थिति है जिसमें जो वेज रेट है, जैसे जैसे वेज रेट आपकी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ लेबर्स की जो डिमांड है वो कम की जा रही है। यहाँ जो स्थिति हम देख पा रहे हैं जिसमें कि जब वेज रेट जो है हाई वेज रेट है W/P2 जिसमें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबरर्स इज ग्रेटर देन रियल वेज रेट की स्थिति है। यहाँ पर क्योंकि जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो वेज रेट की अपेक्षा जो है यहाँ पर हाई स्थिति को यहाँ पर शो कर रहा है। अब अगर जो नंबर ऑफ लेबरर्स है वो एक ही स्थिति में जो है इंक्रीज यहाँ पर किए जा सकते हैं अगर वेज रेट जो है कम होती है। अगर वेज रेट कम होकर W/P हो जाती है तो नंबर ऑफ लेबरर्स की डिमांड यहाँ जो है ज़्यादा की जाएगी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है W/P के बराबर यहाँ पर स्थिति है। ई पॉइंट पर हम कह सकते हैं ON जो लेबरर्स हैं उनको यहाँ पर रोज़गार दिया गया है। W/P1 जो स्थिति है जिसमें कि ON1 लेबरर्स को रोज़गार दिया गया है और यहाँ पर स्थिति है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ लेस देन W/P, यानी कि जो वेज रेट है वो अगर हम जो W/P वेज रेट है अगर इसको हम इकोनॉमी में मानकर चलें कि ये वेज रेट है W/P, तो यहाँ पर ई पॉइंट से नीचे जो स्थिति है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबरर्स इज लेस देन W/P और रियल वेज रेट। और अगर हम ई पॉइंट से ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ पर के जो वेज रेट आपकी W/P2 वेज रेट जो है निर्धारित की गई है वह स्थिति मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबरर्स इज ग्रेटर देन रियल वेज रेट की स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज होती है नंबर ऑफ लेबरर्स प्रोड्यूसर्स के द्वारा कम डिमांड किए जाते हैं और रियल वेज रेट के कम होने से नंबर ऑफ लेबरर्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा की जाती है। And there is a positive relationship between the supply of laborers and the real wage rate. We can also explain with the help of the graph. In the graph, we are taking supply of laborers on OX axis and the real wage rate on OY axis. And S shows the supply of laborers. When the wage rate is W/P, supply of laborers is ON. And when the wage rate is increases as W/P1, the supply of laborers also increase ON1. So as जैसे जैसे जो वेज रेट है रियल वेज रेट इंक्रीज होती चली जाएगी सप्लाई ऑफ लेबर्स भी जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। अब यहाँ पर जो स्थिति है हम जो व्याख्या करने वाले हैं कि जैसे 3 टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज़ का हमने जिक्र किया था।
जिसमें रियल वेज रेट की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसमें सप्लाई ऑफ लेबरर्स एंड डिमांड ऑफ लेबरर्स ये एक मेन फैक्टर के रूप में काम करते हैं और इनमें इक्विलिब्रियम स्थापित करने का काम करता है वेज रेट। सो जो इक्विलिब्रियम की स्थिति है यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबरर्स एंड डिमांड फॉर लेबरर्स, जब ये एक दूसरे के जो है बराबर होते हैं तो जो हमारी रियल वेज रेट है वो जो है निर्धारित होगी, रियल वेज रेट, और उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो निर्धारित होगा। तो यहाँ ये स्थिति जो लेबर मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम की स्थिति को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डिमांड फॉर लेबरर्स एंड सप्लाई फॉर लेबरर्स है, उसमें इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली ग्राफ में हम देख सकते हैं। ग्राफ जो कि आपके 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट में हम जो है डिमांड फॉर लेबरर्स एंड सप्लाई फॉर लेबरर्स में इक्विलिब्रियम की स्थिति को देखेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एन डी जो है डिमांड फॉर लेबरर्स को शो करता है, इज द फंक्शन ऑफ W by P, and we can say that it's the negative function of W by P, and NS is the supply for laborers and it's the positive function for the W by P और real wage rate। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम वेज रेट है वो आपकी जो है डिमांड फॉर लेबरर्स एंड सप्लाई फॉर लेबरर्स, जहाँ पर एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि ई पॉइंट यहाँ पर दर्शा रहा है आपको। W बाई पी जो है वेज रेट निर्धारित होती है और इस वेज रेट पर ON श्रमिकों को रोजगार दिया गया है, यानी कि अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट का निर्धारण या रोजगार का निर्धारण ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का निर्धारण जो है किया गया है। अब हमें पता है कि जो बी डायग्राम है, ए और बी डायग्राम इंटर रिलेटेड डायग्राम है। यहाँ पर आप स्थिति देखोगे कि ओ एक्स एक्सिस पर हम ए डायग्राम में भी जो है एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं और ओ एक्स एक्सिस पर बी डायग्राम में भी एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बी डायग्राम में ओ वाई एक्सिस पर हम आउटपुट लेवल और जो आपका ए डायग्राम है उसमें ओ वाई एक्सिस पर हम W बाई पी या रियल वेज रेट की स्थिति को ले रहे हैं। सो रियल वेज रेट W बाई पी है और अकॉर्डिंग टू ए ग्राफ ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का निर्धारण होता है। अब हमें पता है कि जो आउटपुट फंक्शन है वो भी हमारा जो शो करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दर्शाता है। सो यहाँ पर जब ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो आउटपुट का लेवल क्या रहेगा, यहाँ OY लेवल ऑफ आउटपुट है जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ON है। तो यहाँ जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो क्लासिकल थियोरी है उसमें एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ON लेवल ऑफ आउटपुट ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दिस OY लेवल ऑफ आउटपुट का जो है निर्धारण अर्थव्यवस्था में किया गया है। अब हमें ये पता है कि इस पर पूरी तरह से जो क्लासिकल सिस्टम है वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के ऊपर जो है डिपेंड करता है। सो यहाँ पर जो स्थिति है ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम पीरियड के दौरान ही जो है ये लागू होता है और इस तरह से जो क्लासिकल सिस्टम है इसमें आय और रोज़गार का निर्धारण जो है किया गया है। लेकिन हमें पता है कि जो शॉर्ट कमिंग्स है, हर थ्योरी के साथ शॉर्ट कमिंग्स जो होती हैं, लेकिन शॉर्ट कमिंग्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू गाइस।